कैसे हो सारे के सारे। अभी मैंने पिछला 3rd चैप्टर ख़त्म ही किया था कि यार बच्चों का मैसेज आने शुरू हो गए, भैया 4th चैप्टर कब लाओगे। यार पिछला वीडियो आया था, एक्चुअली थोड़ा सा इशू हो गया था, मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया था। अब वो क्यों हुआ था ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बिकॉज यार अभी तो इतना बड़ा चैनल भी नहीं है यार, आप देख रहे हो अभी मेरी शुरुआत है, तब भी चैनल को हैक किया गया। जो भी था उसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा इशू था इसलिए नहीं आया था। अब रेगुलरली वीडियोज़ मिलेंगे आपको। आज हम चैप्टर 4 का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साथ में जिन बच्चों को भी डाउट से लेकर दिक्कत आती है और जिनको नोट्स चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उनको, ताकि उनके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। साथ में बच्चों को वहाँ पर टेलीग्राम नोट्स भी मिल जाते हैं चैप्टर के जो आपको चाहिए, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो चैप्टर चल रहा है उसी के आपको नोट्स मिल पाएंगे या फिर जो मैं कवर करा चुका हूँ, बिकॉज आगे के ऐसे नोट्स अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले यार देखो कि प्रोग्राम, सबसे पहले अब हम समझते हैं चैप्टर के नाम को। पहले तो चैप्टर का नाम है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करना। ठीक है, मान लो कोई हमारे पास अगर एक टास्क है और इस टास्क को अगर हमने कंप्लीट कर दिया, अब इस टास्क को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है क्या है, इस टास्क को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ओके, सो चैप्टर का नाम पहले समझो। चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइट्स इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि एक प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से रन करता है, हम इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जितने भी टीचर्स इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, आपका चैप्टर 4 चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंजीनियरिंग में आगे आओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमको क्लास 11th में ही पढ़ा दिया गया था। हमको क्लास 11th में बताया गया था सोर्स कोड क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, हमको बताया गया था एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी क्या होती है। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आगे वो ही पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और उस लेवल का बेस्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन की, यानी कि जो कंपाइलेशन प्रोसेस है इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। लाइक हम बाइनरी कोड के बारे में बात करेंगे, सोर्स कोड के बारे में बात करेंगे, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब जब ट्रांसलेशन होता है, बेसिकली ट्रांसलेशन क्या होता है यार, जब हमको हिंदी आती है और इनको इंग्लिश आती है, तो अब क्या करते हैं हम अपना जो मैंने बोला है ना, हम जाते हैं गूगल पे, गूगल से पूछते हैं कि भैया गूगल पे हम डालते हैं हमारा हिंदी में, हमको इंग्लिश में आ जाता है, हम इंग्लिश में डालते हैं और हिंदी में आ जाता है। तो बेसिकली वो क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो क्या प्रोसेस क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे है। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्यों होती है? बिकॉज मैंने आप सभी को समझा रखा है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाइनरी कोड में चीज़ें समझता है। किसमें? बाइनरी कोड में चीज़ें समझता है, और हम सब इंग्लिश में समझते हैं। तो उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मशीन कोड को, बाइनरी कोड को, जो भी कन्वर्जन प्रोसेस होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये 2 प्रोसेस को हम बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, और देखो मैं कोई चीज़ छोड़ता इसलिए नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है आज की उसके आगे इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए। बिकॉज इस स्टेज पे अगर आप वो चीज़ सीख जाओगे तो इस स्टेज पे क्या होता है कि आपकी जो माइंड थोड़ा शार्प काम कर रहा होता है। ठीक है, हम थोड़ा डेडिकेटेड होते हैं, हमको नंबर के लिए सारी चीज़ों की वजह से, जिससे कि आप बहुत अच्छा सीखते हो इस स्टेज पे। इसलिए मैं कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं रहा हूँ। कंपाइलेशन, सबसे पहले बात करेंगे कंपाइलेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब ये देखो 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस, एक होता है कंपाइलेशन, एक होता है इंटरप्रिटेशन। अब थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अभी से आगे। कंपाइलेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस जो होता है वो आपका एक साथ प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, पूरा कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करता है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या करता है, आपको लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम, कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रेटर के बारे में डिफरेंस पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है और इसका रोल क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करता है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे ज़रूर। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप इंजीनियरिंग में आओगे ना तो आपको ये 3rd ईयर में, आप जब इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में, और अगर आप MCA करते हो तो उसके आपको 1st ईयर में एक पूरा सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है,
तो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है कि CS की लाइन में आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको अगर आपकी बुक में तो आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज कल आपको हेल्पफुल ज़रूर होंगी सारी चीज़ें। अब इसके बाद में देखो इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नोट्स पे डिपेंड मत हो जाना यार, बिकॉज मैं क्या करता हूँ यार, नोट्स इसलिए देता हूँ बिकॉज मैं पढ़ता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आपको मैंने बता रखा है कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ, बिकॉज अपने नोट्स बनाने से यार वो एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है टॉपिक्स की। ये मैंने प्रॉपरली आपको वीडियो में बताया भी था, ठीक है। अभी से आप लिखना सीख जाओगे, आंसर राइटिंग सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे यार, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव भी कर लोगे यहाँ से। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग, हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। अब ये क्या है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत ले लेना कि भैया ये टॉपिक तो अभी तो बहुत आसान है, नहीं यार। कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बात करोगे, हर टॉपिक इन डेप्थ में इतना डेप्थ पढ़ सकते हो ना, उसके बाद में इतना ज़्यादा यूजफुल होता है वो टॉपिक, बिकॉज कल को अगर आप किसी नई फील्ड के बारे में जानोगे नहीं तो आप उसको बाद में एक्सप्लोर कैसे कर पाओगे। देखो अभी तो आपको बस प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको 2 नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपकी किताब में दी गई हैं, आपकी बुक में दी गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया है और साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी जो लेटेस्ट बुक आपके पास है उसमें कुछ और एडिशनल भी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि भैया ये टॉपिक रह गया है, आप उसका जो फोटो है वो भेज दीजिएगा मुझे, मैं उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतना एक्सटेंड तक जानने को तैयार हूँ, तो आपको भी यार इस चैनल को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि हाँ पिछले कुछ दिनों से बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज मैंने आप सभी के लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ यार, आप लोगों को मैं इतनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट देता हूँ यहाँ पर प्रॉपरली, और ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देता हूँ, मतलब पूरे कोशिश करता हूँ कि आप उसको कनेक्ट कर पाओ अपनी डेली लाइफ से और ज़्यादा अच्छा बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से आप उसको याद भी रख पाओ। तो ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेक्चर नहीं इसको बोलूँगा, बस एक आइडिया ले रहा था, यानी एक रफ आइडिया ले रहा था चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और हो सकता हो कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, हो सकता हो कि तुम थोड़े कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, इसलिए पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मेरा मकसद है तुम्हारी अप्रोच को चेंज करना, तुम्हारी अप्रोच को चेंज करना। और देखो यार आपको सीखना पड़ेगा, चैप्टर के टाइटल से मैंने आपको समझाना शुरू किया और हेडिंग वाइज हर एक चीज़ के बारे में बताया है आपको। और जो ये बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूँ कि उनके लिए इस चैनल पर आपको प्रॉपर एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहाँ से अगर आप चाहें तो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, और ये नोट्स वो नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं। चलो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन, यानी कि किस तरीके से कंपाइलेशन हमारा होता है। अब इस चीज़ को समझने से पहले हमको कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा, या हम कह देता हूँ मैं कि हम कुछ टर्म्स हैं जो हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो टर्म है वो है सोर्स कोड। क्या है? सोर्स कोड। अब देखो हम इसको अपना बेसिक समझते हैं। अच्छा पहले एक बात बताओ, सोर्स होता क्या है? सोर्स वो होता है कि जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है। एग्जाम्पल एक रिवर है, ठीक है, अगर हम गंगा की बात करें, गंगा जो रिवर है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से हमारी रिवर शुरू होती है, ठीक है। अगर वैसे ही यमुना की बात करें तो यमुना का सोर्स क्या है, यानी कि जहाँ से यमुना ओरिजिनेट होती है। सेम चीज़ क्या है कि सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का जहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, प्रोग्राम जो है क्यों ऐसा काम कर रहा है, सोर्स कोड की वजह से, ठीक है। तो अब सोर्स कोड बेसिकली क्या है, ये सोर्स कोड सिंपली एक प्रोग्राम है। क्या है? अ प्रोग्राम written in any प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर जो एनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोग्राम है वो एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, जैसे कि भैया देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक अभी आप आगे पाइथन पढ़ोगे, आपके 11-12 में पाइथन है, ठीक है। इससे पहले जो बैच था, इससे पहले वाले जो बच्चे थे वो पढ़ते थे C++, ठीक है।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सी पढ़ते हैं, जावा होती है, ओके, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। भैया सोर्स कोड से हमें क्या समझ में आया बताओ? भैया सोर्स कोड से हमें समझ में आया कि एक प्रोग्राम है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम उसको सोर्स कोड बोलेंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। साथ में अब ऐसा तो नहीं यार कि हम कुछ भी लिख देंगे, तो इस सोर्स कोड के कुछ रूल्स भी होते हैं। सो इट हैज सम सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज ह्यूमन रीडेबल। अब इसका मतलब देखो समझाता हूं। ह्यूमन रीडेबल का मतलब क्या हुआ? देखो बात यह है, पहला क्या है कि इट हैज सम सेट ऑफ रूल्स। हाँ इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा आगे तो वो आगे आपको बताऊंगा। अब क्या है कि एंड ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल। अब देखो ह्यूमन रीडेबल का मतलब है कि हम ह्यूमंस उसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, अगर हमको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कोड लिखा है और वो लैंग्वेज हमको आती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरा कोड पाइथन में लिखा है, ठीक है, और हमको पाइथन समझ में आती है, यानी कि पाइथन हमको आती है। अगर हमको पाइथन आती है तो तभी तो हम पाइथन का कोड समझ पाएंगे ना, ठीक है। ओके भैया, चलो भैया ये तो हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक और टर्म है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? देखो नेक्स्ट टर्म है हमारा बाइनरी कोड। क्या है? बाइनरी कोड। अब मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद है? एक चैप्टर था बूलियन लॉजिक। इससे पहले का चैप्टर था हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने कुछ आपको बाइनरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, याद है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम किससे बनता हुआ है? बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 0 और 1 से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोड जिसके अंदर 0 और 1 हो, ऐसा मुझे अभी समझ में आ रहा है, बाकी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट ऐसा कोड जिसके अंदर कुछ बाइनरी मतलब होगी, जिसके अंदर 0 1 होगा, ठीक है। तो इसके कुछ और नाम भी हैं, इसके पहले और नाम देख लेते हैं हम। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, वो है मशीन लैंग्वेज कोड। मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया हमको इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लैंग्वेज है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज कोड भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ जीरोस एंड वंस। यानी कि जो बाइनरी मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज कोड है, ये जो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे जीरोस आते हैं और वंस आते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, क्योंकि ऐसे ये दोनों चीजें हमारी सेम है। क्या सेम है? बाइनरी मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कोड। बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो बाइनरी कोड और मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है। तो बाइनरी और मशीन लैंग्वेज बराबर हो जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ भैया इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब आपकी किताब में डायग्राम दिया हुआ है, उसको समझ लो। देखो यहां पर क्या होता है? प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। सोर्स कोड पहले कहां जाएगा? सोर्स कोड पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? सोर्स कोड सबसे पहले हमारा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सोर्स कोड के साथ क्या होता है? इसी एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। ऐसा आपकी एक पुस्तक में डायग्राम दिया गया होगा। अब यहां पर देखो, सोर्स कोड और बाइनरी फॉर्म से पहले यहां होता है आपका ट्रांसलेशन। अब भैया ये ट्रांसलेशन क्या है? देखो ऑल द ट्रांसलेशन और नेक्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सोर्स कोड लिखा और बाइनरी फॉर्म में
देखो एक बात बताओ, हम घर में हमारे खाना बनता है, ठीक है, तो खाना जो है वो नॉर्मली आटा होता है, ठीक है, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर। अब क्या है कि यार वो जो आटा है उससे रोटियां बनने में क्या पहले क्या करना पड़ता है, आटे को गूंथना पड़ता है, ठीक है, तब आटा मतलब गूंथने के बाद जो बनता है उससे हमारी रोटियां बनती हैं। अब सेम चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो हमारी मम्मी जी हैं, है ना, सबके घर में मम्मी होती हैं, वो रोटी बनाती हैं, ठीक है, जनरली। और अब क्या, हम तो वही बड़े हो गए, हम खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम उस आटे को गूंथने के बाद रोटियां कौन बनाता है, हम बनाते हैं ना, मैंने बनाई ना। उस प्रोसेस का कुछ नाम होगा, ठीक है, लेटेस्ट से उस प्रोसेस को बोल देता हूं कि रोटियां बनाना वो प्रोसेस है। यहां पर क्या हुआ कि जो सोर्स कोड था हमारा प्रोग्राम जो है वो एक प्रोग्रामर भाई साहब थे, ठीक है, लेटेस्ट सपोज हमारे पास एक आर्यन भाई साहब थे, उन्होंने एक यहाँ पे सोर्स कोड लिख दिया, प्रोग्राम लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि मशीन कब समझेगी, मशीन की जो भाषा है, देखो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या चाहिए, उसको कुछ ऐसा चाहिए कि जो उसको समझा दे। तो क्या होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, यानी कि जो आपने सोर्स कोड लिख रखा है उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि उसका कन्वर्जन होता है मशीन रीडेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि वो फॉर्म जिसमें कि मशीन हमारा उस कोड को समझ सके, ठीक है, बात समझे। ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है, ट्रांसलेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, दैट इज बाइनरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म है वो, बाइनरी फॉर्म है। क्या आपको बात समझ में आई, हाँ भैया इतनी बात समझ में आई। अब बाइनरी फॉर्म जो है, बाइनरी फॉर्म जैसे कन्वर्ट हुआ तो मशीन को समझ में आ गया कि हाँ ये क्या बोल रहा था। इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो आप गए, हमारे यहाँ कोई फॉरेन से बंदा आता है, ठीक है, अब वो इंग्लिश में बोल रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारे घर पे आया, वो पानी मांग रहा था, वो कह रहा था गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हम कहें यार क्या कह रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ हमको समझ नहीं आ रही बात, ठीक है। उधर से वो एक लड़का, हमारा एक दोस्त आया, उसको इंग्लिश आती थी, तो उसने क्या किया, उसने जैसे उसकी बात सुनी, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको ये बात समझ में आ गई और उसने मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया कि भाई इसको एक गिलास पानी चाहिए। तो जैसे मुझे बता, अरे पानी चाहिए, अभी दे देता हूं मैं, तो हम पानी दे दिए उसको। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं कौन था, मैं यहाँ पे था बाइनरी फॉर्म, ठीक है, मैं यहाँ बाइनरी फॉर्म था, और जो बंदा बाहर से आया था फॉरेन से, वो हमारे लिए क्या था, सोर्स कोड था, बिकॉज वो बोले जा रहा है इंग्लिश, मुझे नहीं समझ में आ रही है। फिर मेरा फ्रेंड आया आर्यन, उसने कहा भाई अरे विशाल भाई क्या कर रहे हो, वो तो उसने कौन सा काम किया, उसने ट्रांसलेशन का काम किया। उसने क्या किया, ट्रांसलेशन का काम किया, बिकॉज वहां पे जो इंग्लिश बोल रहा था बंदा, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो आर्यन ने कहा कि अरे विशाल, ये जो बंदा आया है बाहर से, ये तो अंग्रेजी में ये बोल रहा है कि पानी दे दो। जैसे ही उसने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करा, मुझे बात समझ में आ गई बात समझ में, और जैसे मुझे बात समझ में आई, मैं पट से गया घर में और अंदर से पानी ला के उसको दे दिया। तो क्या किया हमने, लास्ट में टास्क जो था वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलो सोर्स ट्रांसलेशन को हम एक प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। यार मैं देखता हूं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर बच्चे वीडियोस देख लेते हैं, कमेंट भी करते हैं कि भैया अगला लेक्चर कब आएगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना होता यार। मुझे लगता है ना कई बार हम ऐसा बीइंग वॉचर या फिर स्टूडेंट, जो चीज़ अगर आपको यही चीज़ जो है ना, ये चैप्टर्स आपको छुड़वा दिए जाते हैं आपके स्कूल्स के अंदर। मैं चैप्टर क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के पढ़ाया जा रहा है, किसी के नहीं छुड़वाया जा रहा है, ठीक है। बट ये है जो मैं कवर करूंगा वो इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको रिलेट कर पाओ और आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। मोटिव तो मेरा ये है। तो आपसे यार अब रिक्वेस्ट मान लो यार, दोस्तों को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। अब देखो ट्रांसलेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास आर्यन आया था, तो यहां पर कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में आर्यन की जगह कौन होगा। देखो आर्यन ने काम क्या किया, ट्रांसलेटर का काम किया, ठीक है। तो हम जानेंगे डेफिनेशन की ट्रांसलेटर क्या होता है। अब ट्रांसलेटर ने क्या किया था, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था ना। तो ट्रांसलेटर क्या है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर्स,
हम इसको क्या बोलेंगे कि दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। बात समझ गए? इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, सो दैट, पूरा समझो देखो, सो दैट यानी कि सो दैट कंपाइलर कैन एग्जीक्यूट, ये गड़बड़ हो गया, कंपाइलर कैन एग्जीक्यूट। अब देखो यह मुद्दा क्या है, यहां मुद्दा यह है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो जो ये ट्रांसलेटर को हम आर्यन मान लेते हैं, आर्यन ने क्या किया था, आर्यन ने क्या किया था, कन्वर्जन किया था किस चीज का, सोर्स कोड का। यानी कि जो सोर्स कोड कौन था, वो बंदा जो बाहर से आया था, सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। मशीन रीडेबल फॉर्म यानी कि बाइनरी फॉर्म, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। और सो दैट क्यों किया था, सो दैट कंपाइलर कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि जो टास्क है वो पूरा हो सके, ठीक है, एक टास्क पूरा होगा तभी तो उसके बाद अगला टास्क पूरा होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें जो है आज की इस वीडियो में समझ में आई होंगी। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है। यानी कि हमारे पास जो ह्यूमन रीडेबल कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँ कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चैप्टर 3 के नोट्स आप पढ़े हुए हैं, जैसे चैप्टर 4 कंप्लीट होगा वो नोट्स आपको, ये जो नोट्स है मेरे, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो यार, दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है, इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में पहले मैं कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, यानी कि ये प्रोसेस जो है काम कैसे कर रही होती है। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो मैं आपको नोट्स की हेल्प से यहाँ पे पढ़ा दूंगा। और बिकॉज क्या है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा फिर इसको देखो, थ्योरी है यार, ठीक है, थ्योरी ये आपके ज़्यादा का मतलब कि याद करने का मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे। सो सबसे पहले इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है कि जो दोनों के दोनों वो क्या करते हैं, आपका जो सोर्स कोड है, ठीक है, जो आपका सोर्स कोड है उसको करते हैं कन्वर्ट मशीन कोड के अंदर, ठीक है, किसमें, मशीन कोड में। ओके, आई थॉट ये आप थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या था, ये थी इन दोनों की सिमिलैरिटी कि जो काम है वो तो इन दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इनके अंदर डिफरेंस ये है कि दे वर्क डिफरेंटली। भैया मतलब कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो इन दोनों के काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। कंपाइलेशन प्रोसेस। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये चैप्टर जो चैप्टर 4 है आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो पाएगा। देखो मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि यार मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, अगर आप कई बच्चे यार जो है बोलते हैं भैया हमारे साहब आपका सिलेबस देख रहे हैं, बट मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और मोटिवेट नहीं कर रहे हैं मुझे। सो यार देखो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। चलो वापस आते हैं। अब देखो कंपाइलेशन प्रोसेस बेसिकली है क्या। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या है, ये जो सोर्स कोड देखो, अब थ्योरी को पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, ये क्या करता है सोर्स कोड को लेता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो हमारा अभी इन डेप्थ आके पढ़ रहे हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, अ कंपाइलर टेक्स द सोर्स कोड एंड देन फॉलो सर्टेन माइक्रो स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ लो लेवल कोड। ये क्या करता है, इनपुट क्या ले रहा है सोर्स कोड और आउटपुट क्या दे रहा है आपको, आउटपुट में दे रहा है लो लेवल मशीन कोड। ठीक है, अगर आपको इनडेप्थ पढ़ना है तो मैं आपको वही पढ़ा दे रहा हूँ और इसके बाद आपको अपनी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इनडेप्थ आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा। अब इसके देखो 2 स्टेप्स है, क्या है इसके यहाँ से 2 स्टेप्स हैं। सो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं,
यहाँ से हमारे पास इसके 2 स्टेप हैं और हम इस तरीके से, बिकॉज जब भी आप नोट्स बनाओ तो अगर आप डायग्राम के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब इसके सॉरी यहाँ पे 2 स्टेप नहीं है यार, नंबर ऑफ स्टेप्स, इसके 4 स्टेप है। ओके, वही मैं कहूँ यार 2 स्टेप कैसे हो गए। अब ये स्टेप हैं 4, तो हमको 4 बनाना है, तो हम 4 के लिए क्या करेंगे, देखो हर चीज़ का अलग अलग तरीका है। हम 4 के लिए इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है 4। अब देखो लिखना क्या है, 4 पहला क्या है, प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, इसको नीचे कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास कंपाइलेशन, कंपाइलेशन। अब इस कंपाइलेशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। कंपाइलेशन में क्या है, कंपाइलेशन हमारा 2 पार्ट में होता है, एक होता है एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरा होता है हमारा सिंथेसिस। ओके, इसके बाद होती है हमारी क्या, असेंबली, असेंबली, और लास्ट हमारा बचता है लिंकिंग। लास्ट क्या है, लिंकिंग। अब हर एक फेज को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बढ़ाता हूँ प्री प्रोसेसिंग के बारे में कि प्री प्रोसेसिंग है क्या। ओके, तब तक आप लोग इसको एक तरफ से नोट, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। ओके ओके, सो हम इस डायग्राम को भी यहीं बना रहने देते हैं, बिकॉज ये हमारी हेल्प करेगा अभी आगे के लिए। चलो, सबसे पहले हम कवर करेंगे प्री प्रोसेसिंग फेज। ये है हमारा नंबर ए, क्या है ये, प्री प्रोसेसिंग फेज। ओके, ठीक है भैया। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इट रिमूव्स, इसका काम होता है कि जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स होंगे सोर्स कोड से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग देखो, मैंने जो नोट्स लिखे हैं ना वो बिल्कुल बेस्ट है, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि इट रिमूव्स कमेंट। सबसे पहला काम है इसका, क्या करता है, इट रिमूव्स कमेंट फ्रॉम सोर्स कोड। जो आपने कोड इसको दिया है ना, सबसे पहले कमेंट को रिमूव करा जाता है। इसके बाद करा जाता है कि जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इंपोर्ट्स द रिक्वायर्ड कंपोनेंट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसके बाद ही क्या करता है, अब देखो जो मॉड्यूल्स जो भी इंपोर्ट करे जाते हैं उसके लिए इंपोर्ट कमांड को यूज किया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इंपोर्ट कमांड इज यूज्ड, इंपोर्ट कमांड इज यूज टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। देखो यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँ, बिकॉज छोटी कह रहे तो थोड़ा लिख रहा तो पड़ेगा ही। ओके, इसलिए मैं नोट्स की हेल्प भी लिया। अब क्या है कि लास्ट में देखो क्या करेगा ये सोर्स कोड। अब इसका जो लास्ट फेज होगा, देखो अब इसका वैसे लिख सकते हो, इन एंड फेज, जो इसका एंड फेज होगा उसके अंदर सोर्स कोड क्या होगा, सोर्स कोड इज जस्ट कंप्लीटेड कोड। अब जो सोर्स कोड है ना वो आपका कंप्लीट कोड होगा, कोड इज जस्ट कंप्लीटेड कोड, क्योंकि इसके अंदर हमको जो भी इंपोर्ट करना था वो हमने इंपोर्ट कर दिया, और जो हमारी एक्स्ट्रा चीजें थी, कमेंट्स थे, उनको हमने डिलीट कर दिया। ओके, अब हम आते हैं कंपाइलेशन फेज पे। जो हमारा नेक्स्ट फेज क्या है, कंपाइलेशन फेज। चलो, कंपाइलेशन फेज। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अब भैया कंपाइलेशन फेज में क्या होता है, देखो कंपाइलेशन फेज था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। 2 पार्ट कौन कौन से थे, इसमें हमारा पहला फेज था एनालिसिस फेज। मतलब कि भैया मैं नाम से लग रहा है या कुछ ना कुछ जो है वो एनालाइज होने वाला है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड फेज। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया ऑल्सो नोन एज फ्रंट एंड फेज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, फ्रंट एंड फेज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अब ये करता क्या है, द कंपाइलर आइडेंटिफाई ऑल द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड एंड देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि समझो, इट आइडेंटिफाइज
ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड रिक्वायरमेंट। अब इंडिविजुअल का मतलब यूँ है यहाँ पर कि क्या कौन सा कीवर्ड है, कौन सा ऑपरेटर है, इन सबको वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, और उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनको मतलब कि अगर एक मान लो एग्जांपल से समझो, अगर एक प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक वैल्यू इधर होनी चाहिए, एक वैल्यू इधर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भैया ये बात तो समझ में आ गई। ओके, अब है और काम क्या करता है ये, कंपाइलर जो है एक स्पेशल टाइप की टेबल बनाता है। क्या करता है ये जो है हमारा एक स्पेशल टाइप की टेबल बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सिंबल टेबल। ध्यान से समझ लो, देखो अब देखो सिंबल टेबल है क्या। सिंबल टेबल एक टेबल है, उसका काम क्या है, ये हमारी हेल्प, देखो इट इज अ टेबल दैट हेल्प्स कंपाइलर टू डिटरमाइन मेमोरी रिक्वायरमेंट। यानी कि इससे हमको पता चलता है कि हमको कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कितनी मेमोरी चाहिए, बिकॉज यही से हमको पता चलेगा ना कीवर्ड क्या है, कौन सा डेटा टाइप हमने यूज़ करा हुआ है। ओके, ठीक है भैया। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज है, फेज नंबर 2। और फेज नंबर 2 हमारे पास कौन सा था भैया, फेज नंबर 2 हमारे पास था सिंथेसिस फेज। अब अच्छा एक बात सोचो, अगर ये फ्रंट एंड फेज था मान लो, ठीक है, तो अगर फ्रंट है तो बैक भी तो होगा, है ना, कि अगर फ्रंट एंड फेज है तो बैक एंड फेज भी होना चाहिए, तो ये बैक एंड फेज है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा सिंथेसिस फेज। तो यही हमारा क्या है, इसको हम ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं बैक एंड फेज। अभी आप तो प्रोग्राम जो चलाओगे तो आपका तो 2 मिनट में चल जाएगा, बट उसके पीछे असली में हो क्या रहा होता है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब देखो ये करता क्या है, इसका काम है इट एनालिसिस द, क्या करता है ये, सोर्स कोड जो उसका सिंटैक्स है ना, ये इसका काम है, ये एनालिसिस करता है, एनालिसिस द सिंटैक्स ऑफ सोर्स कोड। अब कैसे करता है वो भी समझ लो, बाई जनरेटिंग सिंटैक्स ट्री, बाई जनरेटिंग सिंटैक्स ट्री। ओके, ये क्या करता है बेसिकली, एक सिंटैक्स ट्री को पहले जनरेट करता है, और इससे पहला वाला जो हमारा इससे पहले वाला जो स्टेप था, इसके अंदर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा कौन कौन सा इंडिविजुअल कंपोनेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बेस से हमें पता चल गया था कि कहाँ कहाँ ऑपरेटर है, ठीक है, और कहाँ कहाँ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं हमने, एंड कहाँ कहाँ हमने इंडेंटेशन को यूज़ करा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम है कि क्या प्रॉपरली ये सारे जो भी हमने यूज़ कर रखे हैं, क्या इनका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सही है या नहीं, बिकॉज जब तक इनका सिंटैक्स सही नहीं होगा तब तक ये वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे। सो सिंटैक्स भी तो हमको चेक करना पड़ेगा, और सिंटैक्स चेक करने के लिए जो सिंथेसिस फेज है इसमें हम सिंटैक्स चेक करते हैं। और कैसे करते हैं, उसके लिए हमको एक सिंटैक्स ट्री है वो जनरेट करना पड़ता है। ओके, और अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। अगला पॉइंट है कि देखो, इफ वायोलेशन फाउंड, अगर कोई दिक्कत होती है, मान लो कि यहाँ पे लिख देता हूं, इफ वायोलेशन फाउंड, अगर कोई भी तकलीफ हुई तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा। देखो एन एरर विद लाइन नंबर, ठीक है, ये एरर देता है लाइन नंबर ऑफ सोर्स कोड के साथ में। अब अगर आप में से किसी ने भी कभी भी, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं 12th में था तो C++ थी मेरे में, उसमें क्या होता है, वो जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड होती है, ठीक है, और आपकी पाइथन जो है वो इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जब आपको कोई एरर आता है तो सोर्स कोड में लाइन नंबर लिख के आ जाता है, और ये क्या होता है, जब हम अभी आपको आगे बताऊंगा, ये पूरा एक एक लाइन को रन करता है। ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा जब मैं डिफरेंस बताऊंगा तब। अब नेक्स्ट क्या है, देखो जब मान लो मैंने ये एरर सही कर दिया तो क्या होगा, तो जो हमारे इससे पहले के जो फेज थे, यानी कि एनालिसिस फेज और कंपाइलेशन फेज से पहले हमारा कौन सा फेज था, वो था हमारा प्री प्रोसेसिंग फेज जो था
वो वापस से रिपीट होगा, क्योंकि हम फिर से चेक करेंगे क्या उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जब ये पास हो जाएगा तब क्या होगा देखो, सो इट विल मूव टू नेक्स्ट फेज ओनली इफ एरर फ्री। तो इसमें एक और चीज इसके बारे में लिख सकते हैं हम, मूव टू नेक्स्ट फेज ओनली व्हेन प्रोग्राम इज एरर फ्री। व्हेन प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, व्हेन कोड इज एरर फ्री। ओके, व्हेन जब कोड एरर फ्री हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब एक और चीज समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा कि नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट कोड। अभी किसमें कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट कोड में। आपको याद होगा जब हमारा पहला फेज था प्री प्रोसेसिंग वाला, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने इसको लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। लेकिन अब सारी चीजें सिंटैक्स वगैरह चेक करने के बाद अब जो हमारा कोड है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होने वाला है हमारा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट। भैया अरे कैसे लिख रहे हो, सॉरी फॉर दैट, चलो सही से लिख देता हूँ, फॉर इनटू इंटरमीडिएट मशीन कोड होगा। ओके, मशीन कोड ही होगा ना, नहीं इंटरमीडिएट कोड है सीधा, मतलब मशीन कोड ही आप इसको मान लो, इंटरमीडिएट कोड में ये कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब जो इंटरमीडिएट कोड है ये सीधी सी बात है असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में चल रहा है अभी। ओके, अब नेक्स्ट फेज है हमारा असेंबली फेज, क्योंकि अब हमने बात अभी कर ही ली थी इसकी, असेंबली फेज। अगली वीडियो के साथ ही चैप्टर आपका मैं ख़त्म कर दूंगा। अब वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोस पे कवर करूँ, बिकॉज कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले मेरा एक्चुअली मोटिव क्या था कि आपको जो टॉपिक्स है ना बीच के, वो आप अगर एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करो तो आपको मिल जाए, बट ये टॉपिक थ्योरेटिकली है, आप लोग एक बार ही पढ़ना चाहते हो, पता है मुझे। अब क्या है असेंबली फेज, तो इसमें क्या है, ये रिसीव करता है सिर्फ असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस को और ये कन्वर्ट करेगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या करेगा, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा अभी तक, इट रिसीव्स, एक मिनट, इफ ये क्या रिसीव करेगा, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर देगा ये किसके अंदर, इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आप कहोगे ऑब्जेक्ट कोड क्या है, सो ऑब्जेक्ट कोड इन द फॉर्म ऑफ, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब मशीन कोड होता है। ओके, अब भैया इसके बाद क्या होगा, देन अब ये असेंबली मतलब कि बात बराबरी, आप इसको ये बोल सकते हो कि असेंबली कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये असेंबली कोड को हमारा बाइनरी कोड में कन्वर्जन हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकिंग की। सो नेक्स्ट है हमारे पास है, अब लिंकिंग के अंदर देखो क्या होगा, हमें नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ लिंक विंक हो रहा होगा। सो लिंकिंग क्या करते हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड से लिंक कर देता है। सो ये क्या कर देता है, इट लिंक्स ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज विद, जितनी भी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है उसको विद कौन सा कोड, ऑब्जेक्ट कोड। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये ऑब्जेक्ट कोड ही तो था, बस कन्वर्ट हो गया था ऑब्जेक्ट कोड में। और अभी अगर जितनी भी लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट कोड के लिए वो इसमें लिंक कर दी जाएंगी। ओके, और ऐसे लिंक करने के बाद में अब लिंक कौन करता है, तो उसमें एक स्पेशल नाम दिया गया जो लिंकर होता है ना, लिंकर लिंक्स द लाइब्रेरीज। अब जो लिंकर है वो लाइब्रेरीज को लिंक कर रहा होता है। एंड अब इसके बाद में जो कोड होता है वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ कोड कन्वर्ट्स इनटू
इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल, और यहाँ से आप एक फुल फॉर्म लेके जाओ, डॉट एक्सी का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल होता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, होता है क्या, जब C++ में कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो और जब आप उसको सेव करते हो तो जहाँ प्रोग्राम सेव होता है उसके साथ में .exe फाइल भी बन जाती है। तो .exe फाइल तब बनती है जब हमारी प्रोसेस जो है वो 4th स्टेप तक हो जाती है। अब क्या है कि लोडर क्या करता है, लोडर का बड़ा सिंपल काम है। लोडर का काम ये है, बिकॉज आपको प्रोग्राम को रन कराने के लिए चाहिए होगी मेमोरी। क्या चाहिए होगी? मेमोरी। तो उस मेमोरी को हमें कहीं ना कहीं से रिक्वायरमेंट है। मेमोरी हमको कौन दिलाएगा? ये काम होता है हमारा लोडर का, ठीक है। क्योंकि हमको अगर खाना खाना है तो हमारे पेट में क्या होना चाहिए? स्पेस। ओके, तभी तो आप खाना खा पाओगे। हाँ भैया, बात तो सही है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लोडर। ये क्या करेगा आपका? इट लोड्स द कंप्यूटर, एक मिनट, द कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जो मॉड्यूल होता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है यार ये, ठीक है, और उसी को लोड कर रहा होता है। कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, बात समझ गए? हाँ, ये बात समझ गए। तो इसी के साथ हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो हमारा हो जाता है एंड। और अब एक सेकेंड के लिए हम पॉज लेंगे और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। अब बोर्ड को साफ करने का एक ही तरीका है, वो हमारे पास जो हमारा ब्रह्मास्त्र मैंने निकाला है। बोर्ड जो है ना, डस्टर से साफ ही नहीं हो रहा है आजकल। कोई नहीं, तब तक हमारा इंटरटेनमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। वो क्या है, चलो वो भी हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। वो क्या है, शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन में बेसिकली होता क्या है कि ये भी एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा ही कंपाइलर करता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि इसमें एक फ़र्क क्या है वो सबसे पहला समझ लो। ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। क्या करता है? इट फोकसेस ऑन लाइन बाय लाइन, या कह सकते हो इट कन्वर्ट्स कोड बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है लाइन बाय लाइन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, अब जब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर तो ये भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पहले लाइन बाय लाइन कोड को क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एक लाइन में कन्वर्ट हो गई, फिर क्या करेगा ये, उस लाइन को ऑब्जेक्ट को, अब इसके बाद इट कन्वर्ट इनटू, उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा, ठीक है, मशीन कोड। और इसी स्टेप में ही क्या कर देगा, ऐड द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। जो भी लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है वहीं पे ऐड कर देगा। अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन इज एग्जीक्यूटेड। हमारी जो पहली लाइन है वो चल जाएगी एग्जीक्यूटेड, एंड देन सेकेंड लाइन विल बी कंपाइल्ड, देन सेकेंड लाइन विल बी कन्वर्टेड। ओके यार, 2-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं लिखना भूल गया हूँ बोर्ड पे। ओके, सो बस ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस। वो क्या है, सबसे पहले क्या करेगा ये, इसके बारे में देखो, सीधी सी बात, सबसे पहले हमने इसके बारे में डेफिनेशन है कि एक बार में 1 यूनिट ऑफ कोड को कन्वर्ट करेगा। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, जो एक लाइन को मान लो उसने उठाया, पहली लाइन को, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, उसमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को ऐड किया, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया सीधा, एंड देन
फिर ऐसा ही ये सेम जो है सेकंड लाइन के साथ करता रहता है। अब हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो हम डिफरेंस पढ़ेंगे कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या है। ओके अब इससे पहले कि हम अपना ब्रह्मास्त्र ना निकालना पड़े, बोर्ड गंदा हो गया है तो मतलब ब्रह्मास्त्र को बुलाना पड़ेगा। आओ ब्रह्मास्त्र। चलो अब हम पढ़ेंगे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो बोर्ड को दो हिस्से में बांट लिया जाए। ओके पहला हिस्सा क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारा कंपाइलर है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को ले लेता है। सो इट टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, लेकिन ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। ओके एंड अब हम बात करते हैं सेकेंड में क्या है कि इट क्रिएट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम होल प्रोग्राम, और ऐसा ही कुछ नहीं करता है। मतलब कि बीच में जितना भी प्रोसेसिंग कंपाइलर के अंदर क्या होती है, बहुत सारे हमने देखा कि कभी वो जो है लो लेवल मशीन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कभी क्या हो रहा है इंटरमीडिएट असेंबली कोड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद लास्ट में आके कहीं वो कन्वर्ट हो पाता है। सो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम होल प्रोग्राम। ओके और लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो हम लिख देंगे इट डज नॉट। वो आपको आगे पता हुआ, आपको आप उसे बहुत टैलेंटेड है लिखने में, इसका अपोजिट लिखना है, इट डज नॉट, यहाँ से आगे तक कॉपी कर देना। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसको जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर को काफ़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ठीक है। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसको लेस मेमोरी चाहिए होती है। सो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इट डिप्स, अब देखो अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो ये क्या करेगा, इट डिस्प्ले एरर विद नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ लाइन के साथ आपका जो एरर है वो बता देता है। लेकिन अब इसमें तो एक ही लाइन हमारी जो है वो एक बार में एक लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती है। सो ये क्या करेगा, ये आपका जो एरर है ना वो सिंगल इंस्ट्रक्शन में बताएगा, ठीक है। सो इट डिस्प्ले एरर विद सिंगल इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ नंबर, वंस कंपाइलेशन इज ओवर, एक बार जैसे कंपाइलेशन ओवर हो जाता है हमारा, अ कंपाइलर इज नो लॉन्गर नीडेड टू रन द प्रोग्राम, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं आफ्टर कंपाइलेशन देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर, है ना, नो नीड ऑफ कंपाइलर टू रन प्रोग्राम। क्या इस बात को समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए भैया। अब लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड इन मेमोरी टू रन द कोड, ठीक है। अब यहाँ इसका आपको लिखना है कि आफ्टर इंटरप्रिटेशन इट इज required in memory to run the program। आई नो क्या आप थियोटिकली आप लोगों को उम्मीद, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग बनाने की, बट सो हमारे पास एक और डिफरेंस बच रहा है कि द सेम प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट यूजिंग ऑफ कंपाइलर। मतलब कि
देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सेम प्रोग्राम कैन रन विदाउट कंपाइलर, इट डजंट। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझो। देखो सेम प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक प्रोग्राम जो कि बिल्कुल एरर फ्री है, ठीक है, एक बार आप उसको चला चुके हो, अगर आप उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको कंपाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, आप जब उस प्रोग्राम को दोबारा चलाओगे तो आपको मेमोरी चाहिए पड़ेगी, और मेमोरी वैसे भी इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि मेमोरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को। तो जब आपको प्रोग्राम चलाओगे आपको मेमोरी चाहिए, तो आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी जब आप प्रोग्राम को दोबारा चलाओगे, चाहे वो एरर फ्री है तब भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक बच रहे हैं चैप्टर कवर कर दूंगा। अब जिस दिन जो भी बच्चों को मेरे नोट्स चाहिए हो, बिकॉज ये थ्योरेटिकल चैप्टर तो मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर 3 के नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना, बिकॉज हम अभी तक पढ़ चुके थे, हमने अभी तक क्या किया था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से हमारी जो फाइल है वो .exe फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई थी। अब exe का मतलब क्या होता है, exe का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल। क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। ओके, अब हमें करना क्या है, देखो अब हमारी जो बारी है, हमको ज़रूरत क्या है, ओएस है क्या बेसिकली। देखो ओएस क्या है, आपने लिख तो दिया भैया ओएस, तो देखो ओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ओएस, हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस .exe फाइल को रन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, ओएस की। ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस बोल देते हैं। ओके, ठीक है भैया, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से कुछ टर्म्स आप समझ लो कि प्रोसेस क्या होता है। क्या प्रोसेस, देखो हर चीज़ का आपको सेकंड नेम भी बताऊंगा। प्रोसेस को हम यहाँ पे जॉब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉब। ठीक है, अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो प्रोसेस बेसिकली क्या है, एक यहाँ से स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन तक जाने का जो एक सफ़र है, ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रोसेस होता है वही, इसका ऑल्सो नोन एज जॉब। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस वीडियो के नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये थ्योरेटिकल है और आपको अच्छे से नोट्स बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस, अब हम प्रोसेस को देखो डिफाइन कैसे करेंगे। हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं आर रनिंग प्रोग्राम। अब ये हो गया एक सिंपल वर्ड में कि आर रनिंग प्रोग्राम हो गया, बट अगर हम स्टैंडर्ड शब्दों का इस्तेमाल करें तो हम इसको बोलेंगे एन एग्जीक्यूटिंग फाइल। ठीक है, एन एग्जीक्यूटिंग एंटिटी बोला गया है, सॉरी इसको बोला गया है एन एग्जीक्यूटिंग एंटिटी। ठीक है, इज नोन एज प्रोसेस। ओके, इज नोन एज प्रोसेस। अब भैया आप देखो, मैं नोट से देख के पढ़ाता हूँ बिकॉज ये थ्योरेटिकल है और मुझे ये सारी चीज़ें याद करने का मुझे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं प्रॉपर अपने नोट्स मेरा बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, और ये भी आपको मिलेंगे इस चैप्टर खत्म होने के बाद में। इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद और थ्योरी है वो आपको पावर पॉइंट के फॉर्म में उसको बना के खत्म कर दूंगा, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आपको आज मिल जाए, अभी तो 9:30 बज रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो आपको आज मिल जाए या फिर वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और जब कल मिलेगी तो वो दोनों वीडियो आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि इस ओएस के फंक्शंस क्या हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ ओएस। तो ओएस के कई सारे फंक्शन हैं और हर एक फंक्शन को पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है, फिर मैं एक एक फंक्शन को आपको सही से समझाऊंगा और प्रॉपरली जो उसकी प्रोसेस है उसको समझाऊंगा। तो ओएस के हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, वो ये कि हमें क्या करना होता है, हमें जो लिखा है ना उससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि कुछ प्रोसेस को मैनेज कर रहा होगा। ये जब डिटेल में अभी आगे कवर करूँगा तब बताऊँगा। फिर इसके बाद रहेगा हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग। और ये जो ओएस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप आगे बीटेक करना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे, सीएस पढ़ेंगे, तो ओएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके इंजीनियरिंग में। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और नेक्स्ट है हमारा आईओ मैनेजमेंट। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको जहाँ पे भी आपको आई बाई ओ इस तरीके से मिलेगा, देखो आई ओ, तो वहाँ पे आई का मतलब होगा इनपुट और ओ का मतलब होगा हमारा आउटपुट। ओके, हाँ भैया हमको ये बात समझ में आ गई। अब पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। इसके 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या, प्रोसेस का मैनेजमेंट, यानी कि भैया हमारे हिसाब से यहाँ पे ना हम कुछ प्रोसेस को मैनेज कर रहे होंगे, है ना, ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि हम चीज़ों को सही से मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो हमारा क्या भैया, अब ना ऐसा मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे कि ठीक है, जैसे हम टाइम टेबल को शेड्यूल करते हैं ना कि सब्जेक्ट हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम पढ़ेंगे, फिर हम ये करेंगे, बट फॉलो कभी नहीं करते हैं ना, है ना, ये तो करते हो। हाँ भैया बात तो आपको सही कह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, अब हमने क्या किया, पहले हमने प्रोसेस को मैनेज किया, प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया। अब प्रोसेस को किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर है उसको चाहिए होती है मेमोरी। तो हम क्या करेंगे, उसको मेमोरी को कैसे मैनेज करना है ये हम सीखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। एंड देन हम आएंगे आईओ मैनेजमेंट के ऊपर। अब आईओ मैनेजमेंट क्या है, देखो आई मैंने बताया, आई मतलब इनपुट होता है और ओ मीन्स आउटपुट होता है हमारा। अब हम कैसे इनपुट और आउटपुट को मैनेज करेंगे, अपने जो टास्क है, अपनी जो EXE फाइल हम रन करा रहे हैं, ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए या फिर हम इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और हम क्या बोल सकते हैं, इस जॉब को पूरा करने के लिए, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अब देखो, जब हर चीज़ को डीप में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज कई जगह ये टॉपिक जो पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, ये बात मुझे पता है, और ये चैप्टर छोटी कर ले, टीचर कहते हैं अपने आप से पढ़ लेना, और अपने आप से आप कितना पढ़ते हो ये आपको पता है और साथ में मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग को अभी से अच्छी करने का प्रयास करो, बिकॉज आपको जब आगे बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अच्छी राइटिंग का, ठीक है। और तो मेरी राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी थी 12th के टाइम पर, अभी भी है, अगर मैं स्लो लिखूंगा तो अच्छी राइटिंग मेंटेन कर सकता हूँ मैं। अब देखो यार क्या होगा, व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, देखो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो हम क्या करेंगे, अब ये OS के पास जाता है। देखो मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हुआ चलता हूँ। अगर हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, ठीक है, बिकॉज हमने भी क्या लिखा था, अगर हमें EXE फाइल को चलाना है तो उसके लिए OS चाहिए, तो अभी कहाँ जाएगा, OS के पास, ठीक है, सीधी भाषा में। अब द प्रोसेस शेड्यूल्स ऑफ द शेड्यूलर होता है ऑफ द OS लोड इनटू, अब यहाँ से ध्यान समझो, ठीक है, इनटू मेमोरी एंड इट बिकम्स अ प्रोसेस विच एक्सक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। देखो होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैंने सारा कुछ लिख रखा है इसे, कि जो प्रोसेस शेड्यूलर होता है OS का, वो मेमोरी में जैसे ही आता है, अब वो बन जाता है क्या बन जाता है, वो एक प्रोसेस बन जाती है। मैं आपको यहाँ से डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। जैसे ही प्रोसेस शेड्यूलर हमारा जो है, प्रोसेस शेड्यूलर किसका, OS का जो आता है हमारा मेमोरी के अंदर, कहाँ आता है, मेमोरी के अंदर। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि थ्योरेटिकल पॉइंट हम कैसे पॉइंट में उनको लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे जैसे ही वो मेमोरी के अंदर आता है कौन, प्रोसेस शेड्यूलर, ये बन जाता है क्या, ये बन जाती है हमारी एक प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस जो है वो कैसे काम करेगी, प्रोसेस हमारी काम करेगी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब आप जब मेरे नोट्स देखोगे ना तो उसमें थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाओगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो पॉइंट वाइज, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस है, अब भाई प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए, कुछ मेमोरी चाहिए, ठीक है। सो प्रोसेस इज गिवन सम मेमोरी। अब प्रोसेस को क्या चाहिए, प्रोसेस इज गिवन मेमोरी, ठीक है। मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ बिकॉज थ्योरी है और आप छोड़ देते हो, ठीक है, और मुझे याद करने से कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसको आप लोगों को पढ़ना है बिकॉज कई लोगों के स्कूल में ये आएगा, इसलिए मैंने कहा इसको कवर करा जाए। अब इसके बाद आपको कुछ स्टेट्स ऑफ प्रोसेस है, बिकॉज प्रोसेस जो है उसके स्टेट होते हैं। लाइक अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रोसेस है। अब इसके स्टेट होते हैं ना, आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है, 9th से 10th में है ये, और जिसमें आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में कि खाना आपका जो है किस तरह डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, शायद इसमें हम वही पढ़ते हैं
थोड़ा भूल गया हूँ मैं, 10th में ही था जब मैंने पढ़ा था। अच्छा आप तो 11th में आ गए, पढ़ चुके होगे। 10th में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो डायग्राम वगैरह बनाते थे, वो सारी चीज़। अब हम पढ़ेंगे, तो पहले समझ लो स्टेट ऑफ प्रोसेस, और आपको ध्यान से समझाऊंगा। ये डायग्राम है कुछ ऐसे, ये हमारी है स्टार्ट, डायग्राम बना लेना, मैं बना रहा हूँ तुम भी बना लेना, क्या तकलीफ है। रेडी, रनिंग, ठीक है, रनिंग के बाद आएगा टर्मिनल, वेट। अब देखो यहाँ से एरो बड़े ध्यान समझना, स्टार्ट के बाद ऐसा एरो आएगा और यहाँ से ऐसे आ रहा है ये, और रनिंग के बाद इस तरीके से एक ऐसे, एक इधर को, और ये टर्मिनल। अब अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। स्टार्ट को मैंने 1 दे दिया, रेडी को 2 दे दिया है, रनिंग को 3 दे दिया है, और वेट 4, टर्मिनल 5। अब देखो हर स्टेट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख रहा हूँ। 1 का मतलब है स्टार्ट, ठीक है, 1 का मतलब क्या है, स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या है, देखो स्टार्ट से आप क्या समझते हो कि कोई भी चीज़ अब शुरू होती है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि द इनिशियल स्टेट ऑफ प्रोसेस, क्या है ये, इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। अब बात करेंगे 2 की। स्टार्ट के बाद क्या है, रेडी। तो अब रेडी क्या है, द प्रोसेस इज रेडी आफ्टर वेट, द प्रोसेस इज रेडी आफ्टर वेट, द प्रोसेस इज रेडी आफ्टर वेट। और ये प्रॉपरली स्टेट्स हैं सारी, ठीक है, लाइक ये स्टार्ट स्टेट है हमारी, रेडी स्टेट है, ये वेट स्टेट है, रनिंग स्टेट है, और ये टर्मिनल स्टेट है। अब इसके बाद हमारी क्या है, 3rd नंबर पे है रनिंग स्टेट। अब रनिंग स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, यानी कि सीपीयू से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, ठीक है। सो रनिंग स्टेट को हम लिखेंगे प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। नंबर 4 पे है वेट। सो वेट क्या, देखो वेट का मतलब क्या होगा, वेट स्टेट में, यानी कि किसी वजह से हमारी जो प्रोसेस है वो इंतजार कर रही होगी, तो इसको हम लिखेंगे प्रोसेस वेटिंग फॉर सम रीजंस। सम रीजंस तो नहीं होगा, बट सम रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो वो इंतजार कर रही होगी अपनी डेडी स्टेट में वापस जाने के लिए। अब लास्ट में बचता है हमारे पास 5 नंबर पे है टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या है, द प्रोसेस इज ओवर। टर्मिनल स्टेट को तब आएगा जब हमारी प्रोसेस जो है वो ओवर हो जाएगी। अब एक बार इसको बड़े वापस से समझ लो, बड़े ध्यान से समझो। इसका जो डायग्राम है इसको हम बोलेंगे स्टेट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, ब्लैक मार्कर, अच्छा ये मिल गया। इस डायग्राम को हम बोलेंगे, सॉरी, स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट होते हैं, दोबारा समझते हैं। पहला हमारा रनिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, सॉरी स्टार्ट स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेट स्टेट एंड टर्मिनल स्टेट। अब सबसे पहले देखो स्टार्ट स्टेट क्या है, जब कोई भी चीज शुरू होगी तो वो हमारी स्टार्ट होगी, लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्टार्ट स्टेट, एंड देन द प्रोसेस इज रेडी आफ्टर वेट, सेकेंड रेडी स्टेट हो गई हमारी है। 3rd स्टेट क्या है, 3rd है हमारी, 3rd नंबर कौन था, रनिंग स्टेट था, प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, ओके, जो प्रोसेस सीपीयू ने एग्जीक्यूट कर दी वो हमारी रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट बोलेंगे इसको। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 वेट स्टेट है, यानी कि वेट का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, और रुकते हम क्यों हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं मान लो मुझे दिल्ली जाना है और मैं स्टेशन पे रुका हुआ हूँ, तो क्यों रुका हूँ, बिकॉज हमारी ट्रेन नहीं आई है अभी, जब ट्रेन आई तो मैं क्या रुका रहूंगा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज, किसी चीज का इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट है टर्मिनल, द रिसोर्सेज इज ओवर, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल है, तो क्या होता है वहां पे रूट खत्म हो जाता है, तो उसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड, ये तुमने पढ़ लिया प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम कवर करेंगे हमारा अगला टॉपिक, ओके। तब तक आप लोग बताओ कि अभी आप लोगों के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है। मुझे पता है मेरा सिलेबस स्लो है, बट मैंने जितना पढ़ाया है आप लोगों को, कोई मैंने ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जो मैंने दिल से नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँ ना,
मतलब अपना बेस्ट देके पढ़ाऊँ, फिर चाहे मुझे लैपटॉप यूज़ करना पड़े, पीपीटी बनाना पड़े। बिकॉज आप लोगों को क्या लगता है पीपीटी, देखो अगर जब मैं पीपीटी बनाता हूँ ना तो मुझे वाइट वीडियो, ये जो बोर्ड वाली वीडियो है ना, इससे ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज पहले मुझे पीपीटी बनानी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर उसमें एक एडिटिंग करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्या था? प्रोसेस शेड्यूलिंग, है ना। और अब सर्दियाँ आ गई तो अपना ध्यान रखें, बिकॉज क्या होने वाला है पता है, तबीयत खराब। अब देखो क्या होगा इसके अंदर। प्रोसेस शेड्यूलिंग में होगा क्या, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम टू वेरियस प्रोसेस इन मेमोरी। अब इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, बेसिकली करता क्या है, एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम टू वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरियस प्रोसेस इन मेमोरी, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। और अगर आप ये वीडियो देख रहे होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब आपको मैं पाइथन पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी फन है और कितनी आसान है समझनी, ठीक है। बस आपको एक समझाने वाला चाहिए जो आपको मस्त तरीके से समझा सके। अब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग, अब यहाँ से जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है क्या, बेसिकली सीपीयू टाइम को एलोकेट करना प्रोसेस को, लाइक ये प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। अब इसको क्या करना है, इसको एलोकेट करना, ठीक है। और क्या एलोकेट करना, क्या एलोकेट करना, सीपीयू टाइम, ठीक है। और वो भी कहाँ कहाँ सीपीयू टाइम एलोकेट करना, वो भी मेमोरी में, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग बोला जाता है। अब कॉमन शेड्यूलिंग जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये भी जब आगे जाओगे ना तो आप ये सारे पढ़ोगे और इनको बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे, इनके एल्गोरिदम्स होते हैं वो पढ़ोगे आप। सबसे पहले हमारा है FCFS। FCFS, अब FCFS का देखो फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। माने कि जो पहले आएगा उसको हम पहले अलॉट करा देंगे, ठीक है। समझ गए बात को, बस इतना ही है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। क्या है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें क्या है, इसमें बात ऐसी नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो पहले आया वो नहीं। इसमें क्या है कि एवरी प्रोसेस, इसमें है कि एवरी प्रोसेस इज गिवन सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, ओके, टाइम ऑन सीपीयू। अब एक और यहां से आपको बता देता हूं मैं, एक और टर्म समझ लो। जो ये फिक्स टाइम होता है हर प्रोसेस को जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइस। क्या बोलते हैं, सो हम इसको नीचे लिख सकते हैं कि दिस टाइम इज नोन एज टाइम स्लाइस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और चीज देखो, इफ द प्रोसेस इज ओवर ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। अब यहाँ समझो, देखो अब बात क्या है, अब एक केस है कि अगर जो हमने टाइम दिया उसको, अगर वो उतने में हमारी प्रोसेस चल गई, ठीक है, अगर उतने में प्रोसेस ओवर हो गई तो क्या होगा, तो हमारी जो प्रोसेस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर गिवन टाइम के अंदर, अगर गिवन टाइम में प्रोसेस एंड हो गई, क्या हो गई, प्रोसेस एंड, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ठीक है। यानी कि अगर हमने उसको 5 मिनट का टाइम दिया, हमारी प्रोसेस उसके अंदर 4-5-4.5 मिनट में हमारी प्रोसेस एंड हो गई, तो क्या होगा, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, सुनो फिर, अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर ऐसा नहीं होगा, देखो, इफ नॉट
फिर क्या होगा, देन द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज चेंज टू, इसका जो स्टेट है वो हम चेंज कर देंगे वेटिंग में, इसको हम वेटिंग में डाल देंगे, ठीक है, इसको हम डाल देंगे वेटिंग स्टेट के अंदर। ओके, अब आते हैं अपने एक और नेक्स्ट, एक और शेड्यूलिंग बची है इसमें। ओके, एक और हमारी शेड्यूलिंग है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ओके, एक सेकंड के लिए वेट करेंगे हम। ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में देखो क्या होगा। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, सॉरी शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट है। ओके, सॉरी मैं अपना फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था। अब क्या है, सीपीयू क्या करेगा यहाँ पे, सीपीयू पिक्स द नेक्स्ट जॉब दैट विल टेक शॉर्टेस्ट टाइम। यानी कि देखो पहले क्या करेगा, सारी जॉब प्रोसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो जॉब, ठीक है, यानी जो प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है, सबसे कम टाइम, यानी कि द प्रोसेस दैट विल टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट will be executed first। बात समझ में, यानी कि जितनी प्रोसेस अवेलेबल है मेमोरी में, उनमें से जो प्रोसेस सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है, हम उसी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो फंक्शंस कंप्लीट। अब हम कवर करेंगे अगले फंक्शंस को, ठीक है। अब बात देखो क्या कहते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी से बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपको कौन सा मेरा ऐसा चैप्टर है जो सबसे अभी तक अच्छा लगा है, जो सबसे मतलब मज़ा आ गया हो जिसमें पढ़ने में, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट केस में एक्चुअली इसमें कई सारे पॉइंट हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब सिंपल जो मैंने बताया था, इसमें करना क्या है, इसमें है कि एलोकेटिंग मेमोरी टू वेरियस प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। यानी कि जब हम कई सारे प्रोसेस को एलोकेटिंग मेमोरी टू various process and resources is called, इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, हमें ये बात समझ में आ गई। हमें मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं प्रोसेस को, रिसोर्सेज को, इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, क्या हैं वो भी समझ लो। ओके, फंक्शंस क्या हैं देखो। पहला फंक्शन क्या है कि इट कीप्स ट्रैक, यानी कि इसको पता है, ट्रैक, गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, कोई बात नहीं, बिगाड़ लेता हूं मैं तो। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी, यानी कि जो भी मेमोरी ये दे रहा है, ठीक है, उसका इसने क्या बना रखा है, नहीं हिसाब किताब, शुद्ध हिंदी में बात करें तो, ठीक है। एवरी मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी इसने मेमोरी बांटी है ना, उसका इसने हिसाब किताब लिखा है। जैसे हम कोई भी पैसा अपना देते हैं किसी और को तो हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ इन्होंने भी कर रखी है। अब इनका अगला फंक्शन है वो ये है कि अब ये क्या करते हैं, अब ये चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, चेक हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, ठीक है, कि कितनी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी गई है, और साथ में, ठीक है,
और कैसे एलोकेट करी है, एंड हाउ इट टू बी एलोकेटेड, बिकॉज बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम, यानी कि क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि किस प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम, यानी कि कहना चाहता है कि बहुत सारी प्रोसेस अगर आ गई हैं तो उसमें से किस प्रोसेस को कितने वक्त पे कौन कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये कौन देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम है ये देखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप एक और समझ लो बस कि इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डेटा, डेटा इन द मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, मेमोरी एलोकेटेड यानी कि हमने जो भी मेमोरी एलोकेट करी है उसमें जो डेटा है उसकी सेफ्टी को भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर कर रहा होता है। अब कई सारी जो है हमारी कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से ही। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसके बाद कुछ देर में ही हम इसको समाप्त कर देंगे। अब वो है, पहला है देखो सिंगल मेमोरी एलोकेशन। वो क्या है, पहला है हमारे पास सिंगल मेमोरी एलोकेशन। अब मेरा हाथ लिखते लिखते दर्द होने लगा है तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, अवेलेबल मेमोरी जो होती है, अवेलेबल मेमोरी का मतलब है यानी कि जो भी मेमोरी है हमारे पास वो हम सारी दे देते हैं किसको, एक ही एप्लीकेशन को। किसको दे दिया हमने सब, सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में हमने सारी मेमोरी दे दी सिंगल एप्लीकेशन को कि भाई लो बहुत मेमोरी अवेलेबल है मेरे पास, तुम ले लो आराम से। ठीक है, उसने कहा लाओ भैया क्या दिक्कत, हमको मेमोरी चाहिए थी। ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट वाला क्या करता है, वो पार्टीशन एलोकेशन है, यानी कि ये भी हम समझाते हैं। अभी देखो पार्टी, स्पेलिंग तो सही कर लूँ मैं अपनी, पार्टी के बाद स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। RTITIONED, एलोकेशन। ठीक है, ये क्या है, पार्टीशन एलोकेशन। अब इसमें क्या है देखो, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम डिफरेंट एरियाज, अच्छा पहले समझो पार्टीशन क्या होता है। जब हम अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, अपनी प्राइमरी मेमोरी को जब हम डिफरेंट एरियाज में या फिर डिफरेंट पार्ट में जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, और कैसे, डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन। ओके, अब क्या है देखो, एक प्रोसेस को हमें रन करना है, क्या करना है हमको, एक प्रोसेस को हम रन कर रहे हैं, सो रनिंग अ प्रोसेस। अब इसमें क्या है, मेमोरी चाहिए। सो मेमोरी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होती है, एलोकेट होती है। क्या होती है, एलोकेट। और कहाँ से होती है, डिफरेंट पार्टीशन से, डिफरेंट पार्टीशन से मेमोरी इसको एलोकेट कराई जाती है प्रोसेस को। ओके, अब हमारे पास अभी बचते हैं, अभी और भी है हमारे पास, अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा ये चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है भाई, इसीलिए टीचर तुम्हारे बचते हैं इसको पढ़ाने से, समझे। चलो अब है नेक्स्ट हमारे पास पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट। पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट, ओके नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है, पेज मेमोरी में क्या है, जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी उसको हम फिक्स्ड साइज यूनिट में बांट देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसको हम बांट देते हैं फिक्स्ड साइज यूनिट्स में।
फिक्स साइज यूनिट में, ठीक है। और फिक्स साइज यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेज फ्रेम्स। क्या बोलते हैं, पेज फ्रेम्स, ठीक है। अब एक और है अभी तो, भैया कितने हैं, अरे पढ़ते जाओ, कंप्यूटर साइंस में बहुत मजा आया पढ़ने में, आप बस पढ़ते नहीं हो। नेक्स्ट इज सेगमेंटेड, ठीक है, मैंने स्पेलिंग लिख दी गलत, तो क्या बिगाड़ दूंगा मैं, तो दोबारा लिख लेता हूँ। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेमोरी है उसको हम सेगमेंट्स में हमको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दो फंक्शन और बच रहे हैं, ठीक है, दो फंक्शन और हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। क्या कहते हो, हाँ भैया जल्दी से कवर कर लो, चलो बस बिगाड़ रहा हूँ फुर्ती से, ठीक है। और ये बिगाड़ते बिगाड़ते बोर्ड का कलर हुआ थोड़ा सा डल, कोई बात नहीं, इसके बाद हम धुलाई कर देंगे इसकी। अब नेक्स्ट क्या है, देखो वर्चुअल मेमोरी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रफ्तार से समझाता हूँ। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होती क्या है, जब हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, लाइक हमारी जो रैम होती है, ठीक है, जब हमारी रैम है, अब ये हमारी भर गई, मान लो क्या हो गई, फुल, तो जो मेमोरी अलॉट होती है वो हमारी किससे होती है, हमारी जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, इससे हमारी जब मेमोरी एलोकेट होती है तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास IO मैनेजमेंट। अब आई और ओ मैंने क्या बताया था भैया, आई बताया था इनपुट, ओ बताया था आउटपुट। सो अब एक यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर होता है, वो उसका नाम क्या है, मैनेजर क्या करता है, देखो एक क्या होता है I/O मैनेजर, I/O मैनेजर किसका, OS का। वो इंश्योर करता है क्या, कि जितनी भी मेमोरी, जितनी भी रुको, IO मैनेजर काम है टू कनेक्ट द प्रोसेस, टू कनेक्ट द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस चल रही है हमारी, प्रोसेस टू एक्चुअल IO डिवाइस, टू एक्चुअल IO डिवाइस, मतलब कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस की हमको ज़रूरत है उसको हमारा IO मैनेजर जो है वो कनेक्ट करवाएगा, इस प्रोसेस के लिए इसको ज़रूरत है। अब कनेक्ट कैसे कराएगा, थ्रू वेरियस एल्गोरिदम्स। जब आगे पढ़ोगे तो हर चीज़ का एक एल्गोरिदम होता है, अगले चैप्टर में बताऊंगा आपको कि एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बच रही है, वो भी पढ़ लो जल्दी से, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस को हम UI भी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ समझो क्या है, द वे दैट अ कंप्यूटर एंड अ यूज़र कम्युनिकेट। तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, कि द वे यूज़र एंड कंप्यूटर कम्युनिकेट इज नोन एज UI। अब UI के अंदर देखो दो चीज़ें हैं, वो क्या है, एक होता है GUI और एक होता है हमारा CLI, ठीक है, एक होता है हमारा CLI। अब GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, इसका एक और, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो होता है WIMP। ये ध्यान से रखना है इस नाम को, और इसको हम बोलते हैं विंडोज़, ठीक है, आइकन्स, मेन्यू एंड पॉइंटर, ठीक है। अब होता क्या है, GUI के अंदर हमारा जो इंटरफेस होता है उसके अंदर आइकन्स होते हैं, हम आइकन्स के थ्रू हम काम करते हैं, और इसका एडवांटेजेस ये है कि हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, आइकन है, यूज़र कोई नया यूज़र चला रहा है कंप्यूटर, उसको जल्दी दिखाई दे जाएगा चीज़ें, तो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। अगर हम बात करें CLI की, तो CLI क्या है हमारा, CLI होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि हमारा जो पूरा OS है वो कमांड पे बेस्ड होता है, ठीक है। हम इसको पूरा कमांड के बेसिस पर चलाते हैं, और कमांड कुछ स्पेशल कमांड होती हैं स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है।
अब हम CLI में अगर हम बात करें तो हम लाइनक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब CLI का एडवांटेज क्या है कि CLI ज़्यादा फास्टर होता है किससे, GUI से। बिकॉज क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसको कम मेमोरी चाहिए होती है CLI को GUI के कंपैरिजन में। तो थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने कहा सोचा PPT पे शिफ्ट कर लेता हूँ, बिकॉज पिछली वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो PPT में क्या होता है ना, हमको लिखना नहीं पड़ता है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग अगर डिफाइन किया तो इट इज़ अ इंटरनेट बेस्ड सर्विस। बिकॉज हम यहाँ पे क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड बेसिकली क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एक इंटरनेट में हम उसको बोल सकते हैं कि रिमोट लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो कि देखो आप आगे समझते हैं। इट इज़ द इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाई शेयर्ड रिसोर्सेज software and information are provided to computers and other devices on demand. They like electricity grid. अब बेसिकली क्या है, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज फ्रॉम रिमोट लोकेशन। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर आप यूज़ करते हो गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव क्या है, एक कंप्यूटिंग सर्विसेज है। आप 24/7 अपना जो फाइल्स उसमें आपने रख रखी हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें क्या, जो सर्विसेज आपको मिलती हैं वो रिमोट लोकेशन से मिल रही हैं। अब कहीं गूगल ड्राइव का सर्वर होगा, वहाँ से आपको उसकी सर्विसेज मिल रही हैं, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि इसके हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। अब ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या है, यानी देखो हमें रात में अगर 2 बजे हमें फोटो चाहिए अगर हमारी, तो हम गूगल ड्राइव से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, यानी कि किसी भी नेटवर्क पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, इजीली स्केलेबल, यानी कि आप आराम से इसको इसकी अगर छोटे स्केल पे इस पर काम करना चाहते हो, फिर बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो, तो आराम से आप इसका जो नेटवर्क को बढ़ा सकते हो और इसको स्केलिंग बड़े आराम से करी जा सकती है, ठीक है। रिसोर्स पूलिंग एंड देन मेजर्ड सर्विस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास गूगल ड्राइव हो जाता है, अमेजन वेब सर्विस, ये हमारे इस टाइम पे जो आपने सुने होंगे वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्लाउड सर्विसेज है क्या, ठीक है। व्हाट क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड यूजिंग क्लाउड्स मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड। अब देखो क्लाउड्स का इस्तेमाल करें क्या होता है कि बहुत तरीके की सर्विसेज जो होती हैं वो हमें ऑफर करी जाती हैं। अब इसमें 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या होता है। देखो, अ कंप्लीट एप्लीकेशन इज ऑफर्ड टू अ कस्टमर एज अ सर्विस ऑन डिमांड और द ऑन डिमांड सर्विस। अब इसमें होगा क्या कि एक सॉफ्टवेयर पूरा आपको दे दिया जाएगा क्या, एज अ सर्विस के रूप में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, को हम SaaS भी बोला जाता है, SaaS, ठीक है। फुल फॉर्म आप याद कर लेना। एग्जाम्पल क्या है, गूगल के ऐप्स जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है, ठीक है। लाइक ये हमारी देखो हमारे क्या है, जीमेल एक हमारी सर्विस है, ठीक है। अब क्या है, तो आपको एक पूरा ऐप प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक गूगल ड्राइव हमारी सर्विस है, उसका आपके पास एक ऐप होता है, ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो हम इसको बोलते हैं PaaS। इन दिस टाइप ऑफ सर्विस अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज ऑफर्ड एज अ सर्विस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सर्विस जो प्रोवाइड करी जाती है उसमें आपको एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है। अपॉन विच द अदर हायर लेवल्स ऑफ सर्विसेज कैन बी बिल्ड, यानी जिस एनवायरनमेंट का आप यूज़ करके कुछ उसमें आप चीज़ें आराम से बिल्ड कर सकते हो, उससे हायर लेवल की चीज़ें आप बिल्ड कर सकते हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है AWS इलास्टिक बेनस्टॉक विंडोज एज्योर, ओके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसको बोलते हैं IaaS, ओके। इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड्स बेसिक स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज एज स्टैंडर्डाइज सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, यानी कि ये आपको ये क्या कराएगा, बेसिक स्टोरेज दे देगा, साथ में कंप्यूटिंग की एबिलिटीज कुछ प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें आपको खुद से ही बिल्ड करनी पड़ेंगी। इसका एग्जाम्पल है अमेजन EC2 और रैकस्पेस, ठीक है। अब देखो सारा थ्योरेटिकल है, तो मैंने आपको एक बार बता देता हूँ चीज़ें, कुछ नई टेक्नोलॉजी है इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब देखो इसमें कितने टाइप के क्लाउड होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो नीड के अकॉर्डिंग होता है, और ये हमारे पास 2 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है प्राइवेट क्लाउड, दूसरा होता है हमारे पास पब्लिक क्लाउड, ओके। अब देखो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाई वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो क्लाउड जो सिर्फ एक किसी प्रॉपर बिजनेस के होते हैं या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, यानी कि जो प्राइवेटली बेसिकली होते हैं। लाइक देखो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट स्कूल, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट स्कूल क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है।
नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड्स। पब्लिक क्लाउड क्या है? इट रिफर्स टू कॉमन क्लाउड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर, यानी कि जो कॉमनली सर्विस अवेलेबल है तो हम उनको पब्लिक भी बोल सकते हैं। लाइक एग्जांपल में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया जो सबके लिए अवेलेबल है, गूगल ड्राइव सबके लिए अवेलेबल है, अमेजन क्लाउड ड्राइव ये भी सबके लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको चीज़ें समझ लेनी है कि इट इज़ अ डिजिटलाइज पब्लिक लेजर फॉर ऑफ ईच ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकरिंग अमंग अ नेटवर्क ऑफ पीयर्स। ठीक है, अब ये नेटवर्किंग आप अगले क्लास 12th में पढ़ोगे, चैप्टर 10 पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बेसिकली क्या है, इसमें डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ये कोई इसका सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक लेजर होता है और किसका? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली मॉनिटर करता है। और कहाँ मॉनिटर करता है? जो इसका नेटवर्क होता है ना पीयर्स का, यानी कि साथियों का जो नेटवर्क होता है उस एक नेटवर्क के अंदर ये मॉनिटर करता है। अब सबसे पहले समझ लो ब्लॉक क्या होता है। इट refers to a secure data chunk that stores encrypted details of a valid transaction that has occurred online, यानी कि एक जो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन जो ऑनलाइन हो चुका है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन उसकी होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। अब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है, कौन करता है? ब्लॉक का ये काम होता है कि वो डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, और किस फॉर्म में? इनक्रिप्टेड फॉर्म में। साथ में उसके बाद उसके अंदर होगा क्या? डेटा बेसिकली होगा क्या? जो वैलिड ट्रांजेक्शन हुआ है वही उसके अंदर होगा। ठीक है, अब ब्लॉक के देखो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेडर विच पब्लिक टू ऑल, यानी कि जो हेडर होता है वो सारे पीयर्स के पास में होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है प्राइवेट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अब जो प्राइवेट डिटेल्स होती हैं ट्रांजेक्शन की वो उसी बंदे के पास वही एक्सेस कर सकता है जिसने वो ट्रांजेक्शन किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिस बंदे के पास वो ब्लॉक है, या फिर ये भी बोल सकता हूं मैं कि जिसका वो ब्लॉक है, जो उसका ओनर है। ओके, अब यहां से कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड ब्लॉक्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर इन अ प्रॉपर लीनियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेसिकली क्या है कि लाइक देखो चेन क्या होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें एक ब्लॉक होता है, ठीक है, एक डिजाइन का होता है, और सारा जो पूरा होता है ना एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, और साथ में वो एक ही उनकी डिजाइन होती है। ठीक है, तो ये सेम चीज है ब्लॉकचेन। ठीक है, मैंने आपको समझाया ब्लॉक क्या होता है। तो अब जब बहुत सारे ब्लॉक्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, सेम ऑर्डर में लगे होते हैं वो, तो हम इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब हमारे पास है पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर देखो क्या होता है, ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन लिंक्ड ब्लॉक सिंस द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन कॉल्ड पब्लिक लेजर। देखो जब हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन को हम लिंक कर देते हैं तो होता क्या है, अब ये डिसेंट्रलाइज है, तो हर ब्लॉक के पास इंफॉर्मेशन होती है सबकी। तो वही है कि ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन लिंक्ड ब्लॉक सिंस द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन कॉल्ड पब्लिक लेजर। जो पहले ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक लेजर। अब बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग अ ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेशन एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर, यानी कि जब ट्रांजेक्शन जो हमारा कंफर्म हो जाता है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हमने कंफर्म कब करते हैं हम? वैलिडेशन के बाद में। अब वैलिडेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम पब्लिक लेजर में ऐड कर देंगे। ठीक है, और पब्लिक लेजर देखो हमने भी क्या पढ़ा था, ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक लेजर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट P2P नेटवर्क के बारे में। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज क्रिएटेड व्हेन 2 or more PCs आर कनेक्टेड एंड शेयर रिसोर्सेज विदाउट गोइंग थ्रू अ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर, यानी जब 2 या 2 से 3 हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा बन जाता है P2P नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ब्लॉकचेन है वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, ब्लॉकचेन को काम करने से हमें हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा और यहाँ से बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अ ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर इनिशिएट्स अ ट्रांजेक्शन। जब यूजर एक ट्रांजेक्शन को शुरू करेगा तो हमारा क्या एक ब्लॉक बन जाएगा। अब समझो, इट स्टोर्स द एनक्रिप्टेड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। मैंने अभी आपको बताया था ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है उसकी डिटेल्स होती हैं, किस फॉर्म में होती है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, a block gets connected with blockchain as permanent database only after validation। जो ब्लॉक है हमारा तभी ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है जब उसमें परमानेंट डेटाबेस जो है ना, जब वैलिडेशन के बाद में परमानेंट डेटाबेस आ जाता है उसका, तभी वो हमारा कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, a blockchain contains numerous link blocks which are related to each other in a proper linear chronological order। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लॉकचेन में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, वो लिंक होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक,
ये भी आप समझ लो। अगर हमारे पास, आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास एक ये ब्लॉक है, ठीक है, और जो अगला ब्लॉक है, अब अगले ब्लॉक के पास क्या होगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा, ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक का क्या होगा, हैश होगा उसके पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हैशिंग होता क्या, ये भी समझ लो। हैशिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म, ठीक है। हैशिंग क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है इनक्रिप्ट करने के लिए। एंड हैशिंग नॉट ओनली इनक्रिप्ट्स, इट मेक्स फॉरगेटिंग इम्पॉसिबल बिकॉज हैशिंग कैन नॉट बी रिवर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हैशिंग होती है उसमें आप फॉरगेट नहीं कर सकते। लाइक अभी हम क्या करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं, बट इसमें फॉरगेट करना इम्पॉसिबल होता है बिकॉज हैशिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू विच द ब्लॉकचेन हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट यूजर एड्रेस एज वेल एज देयर बैलेंसेस राइट फ्रॉम द ओरिजिन सेट टू द वेरी रिसेंट कंप्लीटेड ब्लॉक। यानी कि जो यूजर्स होते हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टार्टिंग में उनके पास क्या बैलेंस था, आज उनके पास क्या बैलेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ब्लॉकचेन के अंदर। अब ना एवरी नोड ऑफ P2P नेटवर्क हैज एक्सेस टू द ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन है जो वो डिसेंट्रलाइज होती है, तो जो हमारा नेटवर्क है P2P नेटवर्क है उसमें से हर एक के पास एक्सेस होता है ब्लॉकचेन का। लेकिन जो नोड, जैसे मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर कि जो हमारी लाइक प्राइवेट डिटेल्स जो होती हैं वो सिर्फ एक्सेसिबल टू द ओनर ऑफ द ब्लॉक होता है, ओके, ओनर ऑफ द ब्लॉक, वेट, ओके, एक्सेसिबल टू द ओनर ऑफ द ब्लॉक होता है। अब देखो बेनिफिट क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, इंक्रीज टाइम इफेक्टिवनेस ड्यू टू रियल टाइम ट्रांजेक्शन। अब क्या है यार, हम बहुत कम टाइम में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं बिकॉज रियल टाइम इसकी टाइम इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा क्या, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेट द ओवरहेड्स एंड इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। यार जो बीच में अब ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो जो उसके बीच की कॉस्ट होती है वो हमारी बच जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिस्क रिलेटेड टू साइबर क्राइम, फ्रॉड एंड टेम्परिंग। साइबर क्राइम होने का खतरा कम रहता है, ठीक है, बट हमें इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा अच्छे से, तब हम इसको अडेप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विद अ प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएशन एंड ट्रैकिंग, ओके। इसमें क्या है, थोड़ा प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है हाईली सिक्योर ड्यू टू क्रिप्टोग्राफिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स। इसके कुछ ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही ये हाईली सिक्योर्ड माना जाता है। सो बस यहीं पे हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। हाँ, अगला स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 और यहाँ से असली प्रोग्रामिंग जो आपके बेसिक्स हैं वो स्टार्ट होंगे। अगर आपने पहले 4 चैप्टर नहीं पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैप्टर 5 से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मेरी स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस जो भी आप मानना चाहें मान लें, बिकॉज यहाँ से बेसिक शुरू होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।